Hello, guys. How are you all? I hope you all are doing well. I am Devanshi Bhardwaj, and this is my YouTube channel, Insane Maddie. Before starting, let me tell you please like the video, subscribe the channel, and also hit the bell icon so you can get all the notification. Now, today we are going to discuss about cancer, which is the most important and also interesting topic for our class 12 and also for NEET. Now the question arises that what is cancer? And the answer is cancer is an abnormal and uncontrolled division of cells that invade and destroy the surrounding tissues. अब समझो कैसे आपकी बॉडी में किसी एक पार्ट पे कोई एक सेल की मैकेनिज़्म हो गई ख़राब किसी भी रीज़न से, और क्या मैकेनिज़्म में क्या ख़राब हुआ वो हम बताएंगे, पर पहले ये सुनो। किसी वजह से आपके उस सेल की मैकेनिज़्म हो गई ख़राब। अब वो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करने लगा, अपनी ग्रोथ को रोक ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो क्या होगा कि जब वो सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे सेल्स का मतलब मासेस ऑफ सेल्स फॉर्म कर लेगा। उस मासेस ऑफ सेल्स को हम कहते हैं ट्यूमर्स। अब जब वो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है तो उसे चाहिए होंगे न्यूट्रिशन ज़्यादा, तो वो अपने सराउंडिंग टिश्यूज़ के न्यूट्रिशंस को कर लेगा मतलब छीन लेगा उनसे उनके न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से सराउंडिंग सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कैंसर क्या है, तो आप बोलोगे कैंसर एक वो सिचुएशन है जिसे हम एक डिज़ीज़ बोलते हैं कि जब सेल्स अपनी मैकेनिज़्म को खो देता है और अपनी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाता और कंटिन्यूसली ग्रो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से सराउंडिंग टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होते हैं और ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, वो कैंसर होता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी मैकेनिज़्म है जिसके ख़राब होने की वजह से नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्टैक्ट इनिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनिबिशन नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होती है, आप समझना। ठीक है, नॉर्मल सेल्स है उनमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रेजेंट है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब वो किसी दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक लेते हैं, पर कैंसरस सेल्स में ये प्रॉपर्टी होती है एब्सेंट। अब मान लो आपको 2 स्लाइड्स दी गई हैं। ठीक है, 2 सैंपल दिए गए हैं, एक ब्लड सैंपल दिए गए हैं। तो आपने माइक्रोस्कोप के अंदर जब उनकी स्टडी की तो आपने देखा कि जो सैंपल ए है उसके सेल्स जब दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। आपने बोला ठीक है, ये कांटेक्ट इनिबिशन शो कर रहा है, ये नॉर्मल सेल्स है। आपने सैंपल ए को बोल दिया कि ये नॉर्मल सेल्स है। फिर आपको सैंपल बी दिया गया। आपने सैंपल बी की जब स्टडी की तो आपने देखा कि उसके सेल्स जब दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी ग्रोथ को नहीं रोकते हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते ही जा रहे हैं। तो आपने बोला कि ये सैंपल भी तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, और आपने ये भी एनालाइज किया कि ये कैंसरस सेल है। कैसे किया? कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी की एब्सेंस की वजह से। तो आपने सैंपल बी को बोल दिया कि ये कैंसरस सेल्स हैं। तो आपने नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स को डिफरेंशिएट कैसे किया है? कॉन्टैक्ट इनिबिशन की वजह से। तो अगर कोई भी पूछेगा कि कैंसर सेल्स में ऐसी क्या होता है जिसकी वजह से वो नॉर्मल सेल्स से अलग होते हैं और कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, तो आप बोलोगे कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जब वो दूसरे सेल्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो अपनी ग्रोथ को नहीं रोक पाता है और कंटिन्यूसली डिवाइड होता है। जब कंटिन्यूसली डिवाइड होता है तो बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो जाते हैं और वो मासेस ऑफ सेल्स ट्यूमर्स कहलाते हैं। ओके, नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. Cancer cells appear to have lost this property. Cancer cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumors. मैंने बताया ना आपको, masses of cells फॉर्म हो जाते हैं, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। Now tumor are of 2 type.
बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? फिर से आपको मतलब 2 कैंसरस पेशेंट्स की स्टडी करने के लिए दिया गया अब, ठीक है। एक को है बेनिग्न ट्यूमर और एक को है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। आपने स्टडी की और ये पता किया कि बेनिग्न ट्यूमर वाले पेशेंट का जो ट्यूमर है वो अपनी ही लोकेशन पे रहता है, कहीं और स्प्रेड नहीं होता। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर पेशेंट का ट्यूमर पहले किसी और लोकेशन, मतलब पहले जिस लोकेशन पे वो था उस लोकेशन के अलावा भी और पार्ट्स में भी वो ग्रो कर रहा है। तो आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया ना। अब आप क्या लिखोगे अपनी रिपोर्ट में कि बेनिग्न ट्यूमर का जो ट्यूमर है वो अपनी लोकेशन पे कन्फाइंड रहता है, अपनी ही लोकेशन पे रहता है, पर मैलिग्नेंट ट्यूमर और पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाता है। ओके। बेनिग्न ट्यूमर्स कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, मैंने अभी बताया कि वो अपनी लोकेशन पे ही रहता है। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, किसी और पार्ट्स में जाके स्प्रेड नहीं करता। कॉज लिटिल डैमेज। अब ये लिटिल डैमेज कैसे हुआ? अब आप ये देखो, मैलिग्नेंट ट्यूमर जिस पार्ट में हुआ, मतलब पार्ट ए ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। पार्ट ए में हुआ और फिर वहाँ से उसके सेल्स पार्ट बी में भी जाके स्प्रेड हो गए। तो 2 ऑर्गन्स, 2 पार्ट्स डैमेज हुए कि नहीं हुए? पार्ट ए भी डैमेज हुआ, पार्ट बी भी डैमेज हुआ। पर बेनिग्न ट्यूमर में सिर्फ पार्ट ए डैमेज होगा क्योंकि वो पार्ट ए में ही रहेगा और उसे रिमूव भी किया जा सकता है क्योंकि वो कहीं और नहीं फैलता। कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स ग्रो नियर वाइटल ऑर्गन। अब इसका क्या मीन हुआ? अब मान लो वाइटल ऑर्गन के पास में बेनिग्न ट्यूमर फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो ट्यूमर स्प्रेड होगा। स्प्रेड आई मीन टू से कि वो ट्यूमर अपनी डिवीज़न करेगा तो वो जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करेगा, जिसकी वजह से वो ऑर्गन भी डैमेज होगा क्योंकि उसकी फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये सीरियस प्रॉब्लम कॉज करते हैं अगर वाइटल ऑर्गन के पास में ग्रो कर गए। एंड इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट दी ब्लड फ्लो। नाउ मैलिग्नेंट ट्यूमर, mass of proliferating cells, neoplastic और tumor cells grow very rapidly। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। अब जल्दी ग्रो करेगा तो न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो सराउंडिंग सेल्स को बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज करता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन चाहिए तो सराउंडिंग सेल्स को स्टार्व कर देगा, मतलब उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं देगा, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाएंगे, फंक्शनिंग नहीं करेंगे, डैमेज हो जाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इट शोज दी मेटास्टेसिस। बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो मेन डिफरेंस है वो मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, पार्ट ए से पार्ट बी में ट्यूमर, मतलब पार्ट ए में भी हुआ, पार्ट बी में भी ट्यूमर फॉर्म हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो उसी को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब क्या होता है इसमें कि पार्ट ए में ट्यूमर फॉर्म हुआ, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। अब उसके कुछ सेल्स क्या होंगे कि ब्लड वेसल्स और ब्लड के थ्रू दूसरे पार्ट में जाके पहुंच जाएंगे और फिर वहाँ पे एक न्यू ट्यूमर फॉर्म करेंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। अब एक और बात ध्यान दीजिए, हमने बोला कि वो जो पार्ट ए से सेल्स ब्लड वेसल्स और ब्लड के थ्रू दूसरे पार्ट में जाते हैं, मीन कुछ न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म हुई हैं उसे ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जो ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। नोट डाउन दी स्पेलिंग, ANGIOGENESIS, angiogenesis. Angiogenesis is the process of formation of new blood vessels which transfer the tumor. Okay? So metastasis is the property of malignant tumor. Cells slugged from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they get lodged in the body, they start a new tumor. Okay? नाउ कॉजेज ऑफ कैंसर। सो अब मतलब हर डिजीज़ का एक कॉज होता है, हर चीज़ का एक कॉज होता है, तो कैंसर के भी कॉजेज़ हैं। पहला कार्सिनोजेंस फिजिकल,
केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मोक, सिगरेट पीते हैं, उसका जो स्मोक है केमिकल वगैरह, इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि स्मोक मतलब ये स्मोकिंग, टोबैको ये नहीं खाना चाहिए या सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ओके, नाउ आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक्सरेज और गामा रेज भी कैंसर कॉज करते हैं। कैसे? एक्सरेज और गामा रेज की वजह से क्या होता है कि हमारे कुछ सेल्स मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। कोई ये मान लो म्यूटेशंस हो जाते हैं। ठीक है, म्यूटेशंस की वजह से होता है। आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस म्यूटेशंस कॉज करते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में यूवी रेज आते हैं। म्यूटेशंस कॉज करने की वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है और न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स सेल्स ग्रो करना शुरू, डिवीज़न करना शुरू कर देते हैं। नाउ ऑन्कोजेनिक वायरसेस, कुछ वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, उन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं। इनमें कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं। वायरल ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं कि नॉर्मल सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, नाउ सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, कुछ जीन्स होते हैं जिन्हें हम सेलुलर ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्क और प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ये नॉर्मल सेल्स में पाए जाते हैं और कुछ कंडीशंस के अंडर एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाती हैं। मतलब ऐसे समझो कि कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब उन्हें कुछ ऐसी कंडीशंस की वजह से ये प्रॉपर्टी एक्टिव हो जाती है, मतलब ये जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि आपने स्मोकिंग की, ठीक है, तो वो जो आपने स्मोक हुआ उसकी वजह से, वो उस केमिकल की वजह से आपके ये जीन्स सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए। अब ये क्या करेंगे? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब नॉर्मल सेल्स को न्यूप्लास्टिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और फिर न्यूप्लास्टिक सेल्स का तो हमें पता है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं कैंसर्स के, एक बार फिर रिवाइज करो। कार्सिनोजेंस, आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। कार्सिनोजेंस में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स नियोप्लास्टिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस में एक्स-रेज और गामा रेज आते हैं। ये म्यूटेशंस कॉज करते हैं जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है और न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में यूवी रेज आते हैं, इसमें भी न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू दी डैमेज ऑफ डीएनए। ऑन्कोजेनिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। इनमें कुछ जीन्स होते हैं जिन्हें वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ये भी नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारे सेल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, पर कुछ कंडीशंस के अंदर ये एक्टिवेट हो जाते हैं और न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही सिचुएशन को बोला जाता है। ठीक है, कि नॉर्मल सेल्स से न्यूप्लास्टिक सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, अब आप जैसे हमने आपको 2 पेशेंट्स दिए थे जिनके अंदर कैंसर है। अब आप कैसे डिटेक्ट करोगे, डायग्नोसिस कैसे करोगे कि उस पर्सन को कैंसर है? मान लीजिए किसी ने बोला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप क्या करोगे कि उसकी बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करोगे। अब बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या होती है ये समझिए। बायोप्सी में क्या हुआ कि आपने जिस ऑर्गन या जिस साइट पे आपको लग रहा है कि इधर कैंसर है, शिकायत है, वहाँ के आप टिश्यूज़ को लोगे और उन टिश्यूज़ को लेके आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे। समझ रहे हो? अब देखो, जैसे आपने बोला कि ये सस्पेक्टेड टिश्यू आपने कट किया, उसका पीस कट किया, सेक्शन किए और उसे स्टेन किया। ठीक है, इसे हम बोलेंगे बायोप्सी। मतलब आपने टिश्यू को लिया, उसे कट किया, उसके थिन सेक्शन कट किए, स्टेन किया। ये जो प्रिपरेशन की आपने स्लाइड की, इसे हमने बोला बायोप्सी।
और अब आप जब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो हम इसे बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। ओके, तो आप बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ के थ्रू डायग्नोसिस कर सकते हो। रेडियोग्राफी मतलब एक्सरे का यूज़ करके, सीटी स्कैन और एमआरआई करके। सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब समझो, रेडियो मतलब एक्सरे किया आपने, एक्सरे में आपको पता चला कि हाँ ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, तो आप एक तरीके से ये कर सकते हो, ठीक है, इसका मतलब डायग्नोसिस ऐसे कर सकते हो। सीटी स्कैन, अब सीटी स्कैन में क्या होता है कि हम एक्सरे से 3 डायमेंशनल इमेज फॉर्म करते हैं इंटरनल ऑर्गन की। अब आपने इंटरनल ऑर्गन की 3 डायमेंशनल इमेज फॉर्म कर ली तो उसमें आपको ट्यूमर दिख जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ इस पेशेंट को कैंसर है, या एमआरआई से कर सकते हो। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस मतलब यूवी रेस को यूज़ करके के फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस को नोटिस करता है लिविंग टिश्यूज़ के। समझ रहे हो, ये पूछा जाता है 2020 में जो एग्ज़ाम हुए क्लास 12 के, उसमें पूछा गया है कि ये जो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस है उसे एक्सप्लेन करो। बायोप्सी पैथोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती हैं, डायरेक्टली पूछा है, इसलिए समझ लो। अब फिर से बता रही हूँ, फिर से एक और बार सुनो। बायोप्सी में क्या होता है कि हमने सस्पेक्टेड टिश्यू को लेते हैं, उसके थिन सेक्शन करते हैं और उसे स्टेन करते हैं, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज करते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफी में एक्सरेज का यूज़ करके हम ट्यूमर को देखते हैं कि है कि नहीं है। सीटी स्कैन दैट इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें हम 3 डायमेंशनल इमेज निकालते हैं इंटरनल ऑर्गन की, अगर ट्यूमर होता है तो वो उसमें हमें दिख जाता है। एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करके पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देखते हैं लिविंग टिश्यूज़ के। समझ गए। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। वैसे तो ट्रीटमेंट कैंसर के सबको पता है क्योंकि कैंसर आजकल इतने सारे लोगों को होता है कि सबको अब नॉलेज है। तो सर्जरी में क्या होता है कि हम उस मतलब जहाँ पे कैंसर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है सर्जरी, या तो हम उस ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं या फिर उस पार्ट को ही कट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे, मैंने जैसे आपको ब्रेस्ट कैंसर दिया था, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाएगा, पर हमें फिर भी लगता है कि ये ट्यूमर और फैलेगा तो हम उस पार्ट को ही कट कर देते हैं, ठीक है। नाउ रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी को रेडिएशन थेरेपी भी बोलते हैं। इसमें जो ट्यूमर है उस पे रेडिएशंस डाली जाती हैं, पर बाकी की जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट मतलब प्रॉपर केयर की जाती है उनकी, और सिर्फ कैंसरस सेल्स पे सिर्फ ट्यूमर पे रेडिएशन डाली जाती है और उस ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है। कीमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, मतलब कुछ मेडिसिन दिए जाती हैं जिससे कैंसरस सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे आपने देखा है ना कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके हेयर लॉस होता है और ब्लड की कमी होती है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन ड्रग्स के, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हैवी डोजेस होती हैं, तभी तो वो सेल्स कैंसरस सेल्स किल होंगे, तो उसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है अल्फ़ा इंटरफेरॉन। नोट डाउन, अगर आपकी एनसीईआरटी अभी आपके पास है तो प्लीज़ उसे मार्क कर लो, क्वेश्चन नीट में भी आता है और आपके जो क्लास 12 के एग्ज़ाम है उसमें भी आता है। अल्फ़ा इंटरफेरॉन, इम्यूनोथेरेपी में अल्फ़ा इंटरफेरॉन दिया जाता है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर समझ गए, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में अल्फ़ा इंटरफेरॉन दिया जाता है जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है। ओके,
सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक पे आप मतलब नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।